हेलो एवरीवन, दीक्षा है, इसमें आपका स्वागत है। आज का हमारा सेशन है उच्च उच्चतम न्यायालय। ये टॉपिक जो है आप लोगों को 69th बीपीएससी, 69th बीपीएससी, बिहार एसआई, बिहार टीचर और सारे वनडे एग्जाम में काफी उपयोगी साबित होंगे, खास करके बिहार टीचर के एग्जाम में। तो आइए टॉपिक पर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है प्रतिबद्ध न्यायपालिका से, न्यायिक समीक्षा से, न्यायिक स्वतंत्रता से, जनहित विवाद से। तो आंसर हो जाएगा डी, जनहित विवाद से। आमतौर पर न्यायिक सक्रियता से जनहित विवादों का ही बोध होता है। भारत में जनहित विवादों के अग्रणी न्यायाधीश न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्ण अय्यर और न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती को प्रमुख माना जाता है। जनहित विवाद या जनहित याचिका से तात्पर्य है कि लोकहित के मामले में कोई भी व्यक्ति या संगठन किसी तृतीय पक्ष का जिसके मौलिक अधिकार का हनन हुआ हो, अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय या अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय की शरण ले सकता है। इसके अलावा विगत कुछ वर्षों से सर्वोच्च न्यायालय ने साधारण पोस्टकार्ड के माध्यम से तथा समाचार पत्रों में छपी खबर को जो जनहित से जुड़े हों को एक वाद के रूप में स्वीकार किया और उस पर जनहित में निर्णय दिया। उच्चतम न्यायालय की इस प्रक्रिया को ही न्यायिक सक्रियता कहा जाता है। इस प्रकार न्यायिक सक्रियता जनहित विवाद से सीधे संबंधित है। तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायिक सक्रियता का क्या अर्थ है? ए ऑप्शन है न्यायपालिका द्वारा विधायिका के कार्यों को ग्रहण करना, बी ऑप्शन है न्यायपालिका द्वारा प्रशासनिक कार्यों को ग्रहण करना, सी ऑप्शन है न्यायपालिका द्वारा कार्यपालिका के कार्यों का ग्रहण करना और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा सी, न्यायपालिका द्वारा कार्यपालिका के कार्यों को ग्रहण करना। न्यायिक सक्रियता को परिभाषित करते हुए प्रोफेसर एस.एम. सईद अपनी पुस्तक भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में लिखते हैं कि न्यायिक सक्रियता का अर्थ न्यायपालिका द्वारा कार्यपालिका के कार्यों को ग्रहण करना, इसी को न्यायपालिका द्वारा शासन, गवर्नमेंट बाय जुडिशियरी की संज्ञा दी गई है। इस संदर्भ में न्यायमूर्ति डी.पी. मदन ने लिखा है कि यदि न्यायिक सक्रियता को हटा लिया गया तो खाली स्थान पर निरंकुशता अधिकार जमा लेगी। न्यायिक सक्रियता का आधार संवैधानिक है। इसके आधार मुख्य रूप से 5 अनुच्छेद हैं जिन्हें पवित्र पंचभुज कहा जाता है। ये 5 अनुच्छेद हैं आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, आर्टिकल 32 और आर्टिकल 39A। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PIL का क्या मतलब है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पुलिस इन्वेस्टिगेशन लिमिटेड, पर्सनल इंफॉर्मेशन लिमिटेड, पब्लिक इंफॉर्मेशन लिमिटेड। तो PIL का मतलब होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो आंसर हो जाएगा ए। PIL का मतलब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन अर्थात जनहित याचिका। जनहित याचिका उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालयों दोनों में प्रस्तुत की जा सकती है। तो PIL कहाँ कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों जगह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार है विधि की उचित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि का शासन, पूर्वोदाहरण एवं अभिसरण। तो भारतीय संविधान में जो न्यायिक पुनरावलोकन का आधार है वह है विधि का शासन। आंसर हो जाएगा सी। संविधान के अनुच्छेद 13, 32, 132, 136, 141, 143, 226 और 227, 245, 246 और 372 के तहत न्यायिक पुनरावलोकन की व्याख्या निहित है। न्यायिक पुनरावलोकन का आधार विधि के शासन को बनाए रखना तथा विधि की सर्वोच्चता को स्थापित करना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन देशों में न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था है? केवल भारत में? बिल्कुल गलत है। केवल यूके में? यह भी गलत है। केवल यूएसए में? यह भी गलत है। भारत और यूएसए दोनों में? यह बिल्कुल सही है। न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था यूएसए में है और यूएसए के संविधान से ही भारत जो है वह न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था ग्रहण किया है। तो इस प्रकार आंसर हो जाएगा डी। भारत के संविधान के अनुच्छेद 13 द्वारा न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान किया गया है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रेरित है, जबकि यूके में संसद सर्वोच्च है और उसके द्वारा बनाए गए कानून को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का रक्षक किसे कहा जाता है? राष्ट्रपति को, संसद को, उच्चतम न्यायालय को, लोकसभा को? तो आंसर हो जाएगा सी। संविधान का रक्षक जो है वह उच्चतम न्यायालय को कहा जाता है। भारत का उच्चतम न्यायालय संविधान के रक्षक की भूमिका निभाता है। वह संविधान का निर्वचन करता है और संसद द्वारा पारित विधियों की संवैधानिकता की जांच अपनी न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के द्वारा करता है। साथ ही नागरिकों को संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों के उल्लंघन की दशा में वह रिटें जारी कर नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मौलिक अधिकारों का रक्षक कौन है? तो भारत में मौलिक अधिकारों का रक्षक जो है वह है न्यायपालिका। आंसर हो जाएगा ए। संविधान का संरक्षक कौन है? तो संविधान का संरक्षक जो है वह सर्वोच्च न्यायालय है। आंसर हो जाएगा बी, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संसद को मूल अधिकारों में संशोधन करने से रोक दिया था? शंकरी प्रसाद बनाम भारत सरकार? यह गलत है। चंपाकम दोराई राजन बनाम मद्रास सरकार? यह भी गलत है। गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार? सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। सज्जन सिंह बनाम राजस्थान सरकार? यह भी गलत है। तो आंसर हो जाएगा सी। गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार के बाद 1967 में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णित किया कि संसद संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। यद्यपि बाद में इस निर्णय को केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में, जो कि 1973 में आया था, में उलट दिया। तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि संसद जो है वह संविधान के मूल अधिकार में संशोधन नहीं कर सकती है, जबकि 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि मूल अधिकार में संसद जो है वह संशोधन कर सकती है, बशर्ते कि संविधान के मूल ढांचा में परिवर्तन न हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, किंतु वह संविधान के मूल ढांचे को परिवर्तित नहीं कर सकती है। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने किस ऐतिहासिक वाद में कहा है? अभी जस्ट ये क्या किए हुए अभी जस्ट इस पर चर्चा हुआ है। तो आंसर हो जाएगा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। आंसर हो जाएगा ए। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले 1973 में उच्चतम न्यायालय ने 13 संसदीय संविधान पीठ ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। इस निर्णय में यद्यपि संविधान संशोधन की संसद की शक्ति को स्वीकार किया गया था, परंतु यह भी कहा गया कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद को संविधान की मूल संरचना या सांचे ढांचे में परिवर्तन की शक्ति प्रदान नहीं करता है। तो इस प्रकार आंसर हो जाएगा ए, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस मुकदमे में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान का मूल ढांचा सिद्धांत प्रतिपादित किया? तो आंसर हो जाएगा ए, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय केंद्र तथा राज्यों के मध्य विवादों का निर्णय करता है। परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, संवैधानिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत? तो आंसर हो जाएगा डी, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो है वो केंद्र राज्य के बीच में जब विवाद होता है तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत निर्णय करता है। आंसर हो जाएगा डी।
भारत के संविधान के अनुच्छेद 131 के अनुसार यदि कोई विवाद भारत सरकार एवं राज्य सरकारों के बीच हो, एक ओर भारत सरकार और राज्य या राज्यों तथा दूसरी ओर एक राज्य या राज्यों के बीच हो, दो या अधिक राज्यों के बीच हो, का निर्धारण उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाएगा और उसकी आरंभिक अधिकारिता के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय की सीट नई दिल्ली में है, पर वह कहीं भी अपनी सीट रख सकता है। सीट कहाँ होगा, इसका निर्णय कौन करता है? प्रधानमंत्री, कानून मंत्री, मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की स्वीकृति से। तो आंसर हो जाएगा डी, मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की स्वीकृति से। भारत के संविधान के 5वें भाग में अनुच्छेद 130 में कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय दिल्ली में अथवा ऐसे अन्य स्थान या स्थानों में अधिविष्ट होगा जिन्हें भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के अनुमोदन से समय समय पर नियत करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रीट का अर्थ है एक व्यापारी द्वारा जारी एक आदेश, एक राजनीतिक द्वारा जारी आदेश, एक संप्रभुता संपन्न सरकार के नाम न्यायालय द्वारा मोहर के अधीन जारी एक औपचारिक आदेश जो एक अधिकारी को कुछ विशिष्ट कार्य करने से रोकने के लिए जारी किया गया है। और डी है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी एक आदेश। तो आंसर हो जाएगा सी, एक संप्रभुता संपन्न सरकार के नाम न्यायालय द्वारा मोहर के अधीन जारी एक औपचारिक आदेश जो एक अधिकारी को कुछ विशिष्ट कार्य करने से रोकने के लिए जारी किया गया हो, इसी को रीट बोला जाता है। रीट न्यायालय द्वारा एक प्रभुता संपन्न सरकार को जारी एक औपचारिक आदेश है जो किसी अधिकारी को कोई कार्यवाही करने या न करने देने से संबंधित होता है। भारत के संविधान में अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के अधीन मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रीट निकालने की शक्ति क्रमशः उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय को दी गई है। अनुच्छेद 32 के तहत जो है उच्चतम न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय रीट जारी करता है। रीट जो है 5 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण। यह 5 प्रकार का रीट जारी किया जाता है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के द्वारा। अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय के द्वारा और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में न्याय शब्द का उल्लेख कहाँ पर है? प्रस्तावना में, मौलिक अधिकार में, नीति निर्देशक तत्वों के अध्याय में, कहीं भी नहीं। तो आंसर हो जाएगा एक, भारतीय संविधान में न्याय शब्द का उल्लेख जो है वह प्रस्तावना में है। भारतीय संविधान के द्वारा प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त अन्य महत्वपूर्ण शब्द हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किसी राज्य विधि की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी जा सकती है? केवल उच्च न्यायालय में, केवल सर्वोच्च न्यायालय में, केवल किसी प्रशासनिक न्यायाधिकरण में, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों में। तो भारत में किसी राज्य विधि की संवैधानिक वैधता को चुनौती उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों में दी जा सकती है। तो आंसर हो जाएगा डी, भारत में किसी राज्य विधि की संवैधानिक वैधता को उच्च और उच्चतम दोनों न्यायालयों में चुनौती दी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की कुल संख्या मुख्य न्यायाधीश को सम्मिलित करके कितनी निश्चित की गई है? तो वर्तमान में जो है वह 31 निश्चित की गई है। तो इसलिए आंसर इसमें से कोई भी सही नहीं है। 30 अन्य न्यायाधीश, और एक मुख्य न्यायाधीश। प्रश्न काल में मुख्य न्यायाधीश को सम्मिलित करते हुए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की कुल संख्या 26 थी, परंतु 2008 में संसद द्वारा न्यायाधीशों की संख्या बढ़ा दी गई है। तब से मुख्य न्यायाधीशों की संख्या सम्मिलित करते हुए न्यायाधीशों की संख्या 31 है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रीट का अर्थ है हम आदेश देते हैं? परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षण। तो हम आदेश देते हैं, यह परमादेश रीट का अर्थ है। तो आंसर हो जाएगा ए। परमादेश रीट का अर्थ है हम आदेश देते हैं, हमारा आदेश है। इसका तात्पर्य है कि कोई पदाधिकारी अपने विधिक कर्तव्यों का पालन नहीं करता है तो न्यायालय द्वारा उसे अपने कर्तव्यों के पालन का आदेश दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद शपथ किसके द्वारा दिलवाई जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा, उपराष्ट्रपति के द्वारा, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा और कानून मंत्री के द्वारा। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद की जो शपथ दिलवाई जाती है वह राष्ट्रपति के द्वारा दिलवाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधि के प्रश्न पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, किसी भी उच्च न्यायालय को, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा ए, राष्ट्रपति को। भारत के संविधान के अनुच्छेद 143 के अनुसार यदि किसी समय राष्ट्रपति को प्रतीत होता है कि विधि या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न हुआ है या उत्पन्न होने की संभावना है जो ऐसी प्रकृति और व्यापक महत्व का है कि उस पर उच्चतम न्यायालय की राय प्राप्त करना समीचीन है, तो वह उस प्रश्न को उच्चतम न्यायालय की राय जानने के लिए निर्देशित करता है। ये 17 नंबर क्वेश्चन जो है उसमें वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या 31 नहीं 34 है। 2019 में जो है वह 31 से बढ़ा करके 34 कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों में युग्म का सही मिलान करें। गोलकनाथ केस जो है वह मौलिक अधिकार से संबंधित है। शमशेर सिंह केस जो है वह राष्ट्रपति के अधिकार से संबंधित है। मिनर्वा मिल्स केस राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। और केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य केस, ये जो है आपको आधारभूत संरचना के सिद्धांत से संबंधित है। तो इस प्रकार आंसर हो जाएगा ए का 2, बी का 4, सी का 3 और डी का 1। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश ग्रहण करने की आयु 65 वर्ष करने वाला संवैधानिक संशोधन कौन सा है? 124 का 2, 125, 128 और 129। आंसर हो जाएगा ए, 124 का 2। भारत के संविधान के अनुच्छेद 124(2) के अनुसार राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को नियुक्त करेगा और वह न्यायाधीश तब तक पद धारण करेगा जब तक कि वह 65 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता है। अनुच्छेद 217 के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के अवकाश ग्रहण करने की आयु 62 वर्ष है। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश ग्रहण करने की आयु कितनी है? तो 65 वर्ष और उच्च न्यायालय का 62 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु कितनी है? तो 65 वर्ष। आंसर हो जाएगा सी, 65 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायिक पुनरीक्षण दर्शाता है कि सर्वोच्च न्यायालय राज्य के किसी कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकता है। बिल्कुल सही। सभी मामलों में अंतिम प्राधिकार रखता है, यह गलत है। उच्च न्यायालय द्वारा जिन मामलों पर निर्णय दिए जाते हैं समीक्षा कर सकता है, यह भी गलत है। और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं।
न्यायिक पुनरीक्षण का मतलब होता है राज्य के किसी कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकता है। तो आंसर हो जाएगा ए। भारत में सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति प्राप्त है। इसके तहत केंद्र व राज्य दोनों स्तरों पर विधियों और कार्यपालिका आदेशों की संवैधानिकता की जांच कर सकती है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अधिकारातीत पाए जाने पर उन्हें असंवैधानिक और अवैध तथा उस स्तर तक शून्य घोषित किया जा सकता है जिस स्तर तक वह संविधान का उल्लंघन करता है। संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों यथा अनुच्छेद 13, 32, 132 से लेकर के 136, 141, 143, 226, 245, 246 और 200 और 372 के उपबंध प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति प्रदान करते हैं। तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय एवं अमेरिकी संघीय व्यवस्था में निम्न में से कौन सा एक लक्षण समान रूप से विद्यमान है? संविधान में 3 सूचियां, दोहरी न्यायपालिका, एक संघीय सर्वोच्च न्यायालय जो कि संविधान की व्याख्या करता है, एक हरी नागरिकता। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। सी बिल्कुल सही है। संविधान में 3 सूचियां, यह भारत में विद्यमान है। दोहरी न्यायपालिका, ये गलत है। एक हरी नागरिकता सिर्फ भारत में है, अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। और एक संघीय सर्वोच्च न्यायालय जो कि संविधान की व्याख्या करता है, यह अमेरिका और भारत दोनों से संबंधित है। तो इस प्रकार आंसर हो जाएगा सी। भारत और अमेरिकी संघीय व्यवस्था में एक संघीय सर्वोच्च न्यायालय जो कि संविधान की व्याख्या करता है, लक्षण समान रूप से विद्यमान है। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान समीक्षा हेतु बनाई गई नवीनतम अब तक की अंतिम समिति के अध्यक्ष कौन थे? जस्टिस नानावती, जस्टिस वेंकटचलैया, जस्टिस पाठक, जस्टिस खर्रे। तो आंसर हो जाएगा बी, जस्टिस वेंकटचलैया। संविधान समीक्षा हेतु बनाई गई नवीनतम अब तक की अंतिम समिति जो है वह जस्टिस वेंकटचलैया समिति है। देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एम वेंकटचलैया की अध्यक्षता में 22 फरवरी 2000 को संविधान समीक्षा हेतु नवीनतम समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने मार्च 2002 में अपनी रिपोर्ट तत्कालीन केंद्रीय सरकार को सौंप दी। भारत का संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत हुआ, 26 जनवरी 1950 को प्रभावी हुआ। भारत के मूल संविधान में 395 अनुच्छेद जो कि 22 भागों में विभाजित थे और 8 अनुसूचियां थी। संविधान में सरकार के संसदीय स्वरूप की व्यवस्था की गई है, जिसकी संरचना कुछ अपवादों के अतिरिक्त संघीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना उद्देशिका भारत के संविधान का अंग है? बेरूबारी विवाद, सज्जन सिंह विवाद, गोलकनाथ विवाद, केशवानंद भारती वाद। तो आंसर हो जाएगा डी, केशवानंद भारती वाद। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना उद्देशिका को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया। सर्वोच्च न्यायालय के शब्दों में हमारे संविधान का प्रसाद उद्देशिका में वर्णित बुनियादी तत्वों पर खड़ा है। यदि इनमें से किसी भी तत्व को हटा दिया जाए तो सारा ढांचा ही ढह जाएगा, अर्थात संविधान वही नहीं रह जाएगा, अर्थात अपना व्यक्तित्व व पहचान खो देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है संसद के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, विधि मंत्री के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। तो आंसर हो जाएगा डी, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, विधि मंत्री। तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा भारत में संघीय न्यायालय स्थापित किया गया है?
भारतीय परिषद अधिनियम 1892, मार्ले मिंटो सुधार 1909, भारत शासन अधिनियम 1919 और भारत शासन अधिनियम 1935। तो आंसर हो जाएगा डी, भारत शासन अधिनियम 1935। भारतीय संविधान के तहत एकीकृत न्याय व्यवस्था की स्थापना की गई है, जिसमें शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय, उसके अधीन उच्च न्यायालय तथा अधीनस्थ न्यायालयों की श्रेणियां हैं। न्यायपालिका की यह एकल प्रणाली भारत सरकार अधिनियम 1935 से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संघीय न्यायालय स्थापित किया गया 1947 में, 1946 में, 1935 में, 1937 में। तो भारत का संघीय न्यायालय 1937 में स्थापित किया गया है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के आधार पर। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई थी। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो हैं वह कौन थे? वे थे सर मॉरिस गेवेयर। आंसर हो जाएगा 1937। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों का निपटारा करता है? लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा, सर्वोच्च न्यायालय, मुख्य निर्वाचन आयोग। तो भारत में जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों का निपटारा भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। आंसर हो जाएगा सी, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाएगा। निर्वाचन अवैध घोषित होने पर उसके द्वारा किए गए कार्य अवैध नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या किस प्रकार बढ़ाई जा सकती है? राष्ट्रपति की अधिसूचना द्वारा, संसद के अधिनियम द्वारा, भारत के संविधान में संशोधन करके, उच्चतम न्यायालय के प्रतिवेदन पर। तो आंसर हो जाएगा बी, संसद के अधिनियम द्वारा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है। इसमें यह कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 7 अन्य न्यायाधीश होंगे तथा संसद समय समय पर न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण कर सकती है। संसद में न्यायाधीशों की संख्या को निर्धारित करने के लिए वर्ष 1956 में उच्चतम न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 पारित किया गया और न्यायाधीशों की संख्या 11 कर दी गई। वर्तमान में जो है वह न्यायाधीशों की संख्या 34 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति व्यवस्था करता है सर्वोच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय में, जिला एवं सत्र न्यायालय में, उपरोक्त सभी में। तो आंसर हो जाएगा ए, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था जो है वह सर्वोच्च न्यायालय में किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 127(1) के अनुसार यदि किसी समय सर्वोच्च न्यायालय के सत्र को आयोजित करने या चालू रखने के लिए उस न्यायालय के न्यायाधीशों की गणपूर्ति पर्याप्त न हो तो भारत का मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। वह ऐसा राष्ट्रपति की पूर्व सहमति एवं संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद करता है। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधी प्रावधान केवल सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में है, अन्य न्यायालयों के लिए नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके कारण अनुच्छेद 32 तथा अनुच्छेद 226 के बीच अंतर समाप्त हो गया है? रिट याचिका, न्यायिक पुनरावलोकन, रिट अधिकारिता, लोकहितवाद। तो आंसर हो जाएगा सी, रिट अधिकारिता। मूल अधिकारों का संरक्षण उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आते हैं। अतः इस हेतु उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 32 के अंतर्गत तथा उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 32 के अंतर्गत एवं उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रिट जारी करने की शक्ति दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंदी प्रत्यक्षीकरण का संबंध इनमें से किससे है? लोकसभा अध्यक्ष द्वारा बंदी सांसदों की मुक्ति का आदेश देने से, बिल्कुल गलत है। न्यायिक अवमानना के आरोप में बंदी बनाने से, यह भी गलत है। जेल व्यवस्था में सुधार से, यह भी गलत है। मौलिक अधिकार से, ऑप्शन डी।
बंदी प्रत्यक्षीकरण का संबंध जो है वह मौलिक अधिकार से है। सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के द्वारा मौलिक अधिकार के हनन के संबंध में 5 प्रकार के रिट जारी किए जाते हैं। तो आंसर हो जाएगा डी। बंदी प्रत्यक्षीकरण का संबंध मौलिक अधिकार से। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है। इसमें अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण 5 प्रकार के रिट जारी करने का अधिकार है। बंदी प्रत्यक्षीकरण हैबियस कॉर्पस उच्च न्यायालय द्वारा उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है जिसे लगता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है। इस रिट के द्वारा न्यायालय बंदी बनाने वाले अधिकारी को बंदी बनाए गए व्यक्ति को अपने सामने उपस्थित करने का आदेश देता है, इससे उसके बंदी बनाए जाने के कारणों पर विचार किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक लेख या रिट का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण। तो हम आदेश देते हैं या परमादेश का शाब्दिक अर्थ है। आंसर हो जाएगा बी, मैंडेमस। परमादेश का आशय है हम आदेश देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का निरीक्षण करती है? अधिकार परीक्षा, परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण। तो आंसर हो जाएगा टी, उत्प्रेषण। उत्प्रेषण एवं प्रतिषेध याचिकाएं अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है। जब अधीनस्थ न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर किसी विषय पर सुनवाई करता है तो ऊपरी न्यायालय प्रतिषेध याचिका द्वारा मामले को अपने पास मंगा लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में अधिकार परीक्षा रिट जारी करने का अधिकार है उच्च न्यायालय को, सर्वोच्च न्यायालय को, जिला न्यायालय को, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय को? आंसर हो जाएगा टी, रिट जारी करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को है। न्यायालय जो है वह 5 प्रकार की रिट जारी करती है जिसमें अधिकार परीक्षा भी एक रिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रिट या लेख का शाब्दिक अर्थ होता है दावा की वैधता की जांच पड़ताल करना? बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण, निषेधादेश। तो आंसर हो जाएगा बी, अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा अंग्रेजी में को वारंटो कहते हैं। अंग्रेजी के इस पद का अर्थ होता है कि आपकी नियुक्ति का आधार क्या है। इस रिट द्वारा न्यायालय किसी व्यक्ति के किसी लोक पद या विशेषाधिकार के दावे की वैधता की परीक्षा करता है। यदि वह अपना विधिक अधिकार नहीं दिखा पाता है तो न्यायालय उसे हटा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से परमादेश का मतलब अक्षरशः आपका अधिकार क्या है होता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, सर्टियोररी, अधिकार परीक्षा, निषेध। तो आंसर हो जाएगा सी, अधिकार परीक्षा। आपका अधिकार क्या है? अधिकार परीक्षा, को वारंटो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह केवल मूल क्षेत्राधिकार रखती है, बिल्कुल गलत। यह केवल अपीलीय क्षेत्राधिकार रखती है, यह भी गलत है। यह केवल परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार रखती है, यह भी गलत है। यह मूल, अपीलीय और परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार रखती है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 131 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार, अनुच्छेद 132 से 136 के तहत अपीलीय क्षेत्राधिकार, अनुच्छेद 143 के तहत परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार का वर्णन है और अनुच्छेद 131 में मूल क्षेत्राधिकार का वर्णन है।
तो इस प्रकार आंसर हो जाएगा टी। अनुच्छेद 131 के तहत मूल क्षेत्राधिकार, अनुच्छेद 132 से 136 के तहत अपीलीय क्षेत्राधिकार और अनुच्छेद 143 के तहत परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संविधान की मूल संरचना बुनियादी ढांचा के सिद्धांत का स्रोत क्या है? संविधान, न्यायिक व्याख्या, न्यायविदों के मत, संसदीय परिनियम। तो आंसर हो जाएगा बी, न्यायिक व्याख्या। भारत में संविधान के मूल संरचना का सिद्धांत जो है वह न्यायिक व्याख्या है। और यह व्याख्या कब दी गई है? तो यह व्याख्या दी गई है 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कभी भारत का मुख्य न्यायाधीश नहीं रहा? बीवी चंद्रचूड़, एमसी महाजन, एस मुखर्जी, पीएन भगवती। तो आंसर हो जाएगा ए, डीवी चंद्रचूड़। डीवी चंद्रचूड़ कभी भी देश के मुख्य न्यायाधीश नहीं रहे, जबकि एमसी महाजन जनवरी 1954 से दिसंबर 1954, एस मुखर्जी दिसंबर 1989 से 1990, पीएन भगवती जुलाई 1985 से 1986 भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द कॉलेजियम का संबंध है केवल उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति से? बिल्कुल गलत है। केवल उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति से? यह भी गलत है। उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति से। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, आंसर हो जाएगा सी। उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रणाली जो है वह कॉलेजियम प्रणाली कहा जाता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए वर्ष 1993 में कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया गया। वर्ष 1993 में अधिवक्ता बनाम भारत संघ मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम की स्थापना का निर्णय दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस उच्च न्यायालय के सेवा अधिकार में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह आते हैं? कलकत्ता उच्च न्यायालय, मद्रास उच्च न्यायालय, बॉम्बे उच्च न्यायालय, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय। तो आंसर हो जाएगा ए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वह कलकत्ता उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार आंसर हो जाएगा ए। इस प्रकार आज का हमारा सेशन समाप्त होता है। हमारा नेक्स्ट सेशन जो होगा वह राज्यपाल एवं राज्य विधानमंडल होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।